सदन में आपके नेता का आचरण कैसा होना चाहिए? तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहूंगा कि प्रदीप यादव जैसा होना चाहिए, जो ना पक्ष के ना विपक्ष के। वो कब विपक्ष की भूमिका निभा ले वो उनको भी नहीं पता चलता है कि वो कब विपक्ष की भूमिका में। हर बार आप देखते होंगे कि चाहे वो किसी सवाल के जवाब से असंतुष्ट होकर विभागीय मंत्री को लगातार वो सवाल करते हुए नजर आते, बल्कि उसके खिलाफ वो विरोध भी कर देते कि जवाब संतुष्ट लायक नहीं, इसमें खामियां है। आज भी सरकार के कटौती प्रस्ताव को लेकर, जो विभागीय बजट को लेकर उनको बोलने का मौका मिला, तो उन्होंने सुझाव दिए राज्य सरकार को क्या ऐसे मुद्दों पर राज्य सरकार को काम करने की जरूरत है, अधिकारियों पर लगाम लगाने की जरूरत है राज्य सरकार को। है तो सत्ता पक्ष के ही विधायक, सरकार में जो वर्तमान सरकार चल रही है उसमें गठबंधन को बहुत मुख्य भूमिका निभा रहे, क्योंकि कांग्रेस इस सरकार में शामिल है प्रमुख रूप से, और कांग्रेस विधायक दल के वो नेता भी है प्रदीप यादव। लेकिन इस बात को इतर रखकर वो हमेशा सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। यही काम विपक्ष का भी है, लेकिन विपक्ष उतनी बखूबी से वो काम नहीं कर पा रही। यही कारण है कि प्रदीप यादव को काम करना पड़ रहा है। आज भी जब बजट को लेकर, विभागीय बजट को लेकर जब उनको बोलने का मौका मिला, तो उन्होंने सरकार को कई मामलों पर आईना दिखाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयानों का भी जिक्र किया कि 75% जो हिस्सेदारी की हम बात करते हैं, जिस पर न्यायालय ने रोक लगाई, तो इस पर सरकार को गंभीरता दिखाते हुए उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करना चाहिए, और सरकार को इस पर गंभीरता दिखानी चाहिए कि सरकार वाकई में सिर्फ दिखावे का नहीं बल्कि सच में जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार गंभीर है। आउटसोर्सिंग का भी जिक्र किया कि आउटसोर्सिंग कंपनियों का जो रवैया है, इस पर भी राज्य सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि राज्य सरकार को या मुख्यमंत्री को प्रदीप यादव खुश करने के लिए सिर्फ लबी डबी वाली बात करते, बल्कि वो समय समय पर सरकार को या अपने ही सरकार को आईना दिखाने का भी काम करते हैं। सुनिए कि आखिर बजट पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। सरकार की क्या अनुशंसाएं थी, कार्मिक विभाग के क्या गाइडलाइन थे। मैंने तो प्रयास किया वहां के उपायुक्त से मिलकर बात करने का, बोला कार्मिक विभाग के ही इस प्रकार के गाइडलाइन आए हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि ईडब्ल्यूएस को अध्यक्ष महोदय उनको मिल गया, जिनकी संख्या 2% भी नहीं है दुमका में, उनको 10% दे दिया, इनके कारण मिल गया उनको। लेकिन जिसकी 50% संख्या है उनको 1% नहीं मिला। ये है कहानी। और ऐसे राज्य के सभी जिलों का यही हाल है। और ये सबसे छोटी इकाई की बहाली का मैं जिक्र कर रहा हूं आपके सामने। आप उनके दर्द को समझने का प्रयास कर रही है सदन या सरकार। और सरकार केवल वहां भेज देने से नहीं होगा, मेरा पूरा विनती होगा सरकार से, आग्रह होगा कि सरकार को इस लड़ाई के लिए कमर कसना होगा। अगर सरकार ने पहले गठबंधन के दलों ने कहा है कि ओबीसी को 27% देंगे, एक लड़ाई, एक मुहिम चलाइए भारत सरकार के विरुद्ध। आप नेतृत्व कीजिए, हमें लगता है कि सारे विधायक आपके साथ खड़े होंगे और इस ओबीसी को हक और अधिकार मिलेगा, वरना नहीं मिलने को है। ये खाली बहाना करते रहेंगे। इन लोगों को गरीबों से कोई मतलब नहीं है अध्यक्ष महोदय। मैं दूसरी मत कि सरकार की मनसा अच्छी, सरकार कुछ करना अच्छा चाहता है, लेकिन लाल फीताशाही के कारण वो यूं ही लंबित पड़ा हुआ है। उसको पूर्ण रूप नहीं दे पा रहा है, मूर्त रूप नहीं दिया जा सका है। जितना लाभ लोगों को मिलना चाहिए, और कई कारण, उसके प्रचार प्रसार न होने के कारण कई कारण है। उसमें एक कारण अफसरशाही भी है। तो वो उन निर्णयों की मैं चर्चा इसलिए करना चाहता हूं ताकि सरकार के ध्यान में दे सकूं और सरकार उसमें अपने कदम को आगे तेजी से बढ़ा सके। वह निर्णय है, आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि, और आपके विधानसभा में भी आया था कि 75% इन्होंने अनिवार्य किया था अनुबंध कर्मियों की नौकरियों में। आज हाई कोर्ट ने उसे लंबित कर दिया। मेरा इतना ही आग्रह होगा कि अगर हाई कोर्ट ने उन्हें लंबित किया है तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। अब तक सरकार उस दिशा में गई नहीं है। क्यों हाई कोर्ट उसे रोका, किस लिए रोका, उसके थोड़ी सी हमें लगता है कि जिज्ञासा सरकार को अपनी दिखानी चाहिए और उस दिशा में सरकार को बढ़ना चाहिए। दूसरी चर्चा मैं करना चाहता हूं, अभी आउटसोर्स, जिस आउटसोर्स के लिए इन्होंने नियमावली हाल के दिनों में बनाया अध्यक्ष महोदय, उसकी कॉपी है मेरे पास। जिस आउटसोर्स में कई अच्छे प्रावधान सरकार ने की है, जो 100% झारखंड का होगा, लेकिन भर्ती के बारे में कोई जिक्र इन्होंने नहीं किया, जिस कारण से आज भी आउटसोर्स की भर्ती में लाखों रुपए की वसूली होती है, नौजवानों का शोषण होता है। सरकार को इसके भी प्रावधान इस नियमावली में संकल्प में करना चाहिए था, जो मैंने ध्यान आकर्षण भी लाया है अध्यक्ष महोदय। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय मैं ला रहा हूं, वो दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, भूमिहीनों का। सरकार ने उसके निवास प्रमाण पत्र के लिए
जो पुराने 2016 की नियमावली है उसी के आधार पर सरकार करते आई है कि जो भूमिहीन लोग हैं ग्राम सभा के माध्यम से उन्हें चिन्हित करके देगा। लेकिन राज्य की एक बड़ी समस्या है ये, कोई भी अंचलाधिकारी इसको तवज्जो नहीं देता आपके संकल्प को। कोई भी अंचलाधिकारी भूमिहीन लोगों को निवास प्रमाण पत्र नहीं देता। कितने दलित भटक रहे हैं निवास प्रमाण पत्र लेने के लिए, उनके बच्चों को स्टाइपेंड नहीं मिल पाता इन निवास प्रमाण पत्र न मिलने के कारण, क्योंकि वो भूमिहीन है। और खास करके उसमें दलितों की संख्या, आप कुछ कहना चाह रहे हैं हमें लगता है। नहीं जी नहीं, हम आपको याद कराना चाहते हैं कि समय 2 मिनट छोड़ दीजिए, आपके पीछे और एक वक्ता है। नहीं, हमने समय शुरू किया, अभी मेरे तो हम मात्र 10 मिनट हुए अध्यक्ष महोदय। वो हम जान रहे हैं कि आप सचेतन माननीय सदस्य हैं, हाँ। लेकिन चूंकि नहीं, बस 2 मिनट में, नाम आया, 3 मिनट से अधिक नहीं लूंगा। मेरे हमने 15 मिनट का दिया, हम 13-14 मिनट में खत्म करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जब शुरू किया तो मैंने घड़ी देख चुका है और वो घड़ी अभी मेरे 10 मिनट से जरा सा पास हुआ है। तो मैं कह रहा था कि यह जो लोगों को, भूमिहीन लोग वंचित हैं, जो संकल्प आपका है 2299 2016 का यह संकल्प, हमें लगता है कि सरकार को इस दिशा में एक निर्देश, कठोर निर्देश जारी करना चाहिए कि जो भूमिहीन लोग हैं, जो सरकार ने प्रावधान जारी किए हैं, उस प्रावधानों के तहत उनके भी निवास प्रमाण पत्र बने। और मैं एक महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहता हूं जिसकी बार बार लोग चर्चा करते हैं। हमें लगता है कि वो चर्चा कई बार हो चुका है कि भाई पेंशन नहीं मिलता बूढ़ों को, बूढ़ियों को पेंशन नहीं मिलता, विधवाओं को, विकलांगों को। मैं केवल उस संकल्प को याद कराना चाहता हूं। खास करके कई बार नवीन जी बोलते रहे हैं, कई बार प्रतिपक्ष के भाई लोग सब बोलते रहे हैं, उसी संकल्प की चर्चा कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। 2021 के पहले क्या था जरा आप याद करें। जिसका बीपीएल में नाम होगा उसी को वृद्धा पेंशन मिलेगा। गलत कह रहा हूं कि